क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। वेलकम बैक ऋषा IAS करोल बाग। मैं CL शाह एज ए फाउंडर एंड फैकल्टी मेंटर एंड गाइड आपके बीच। वित्तीय घाटा पे हमें कुछ कैंडिडेट्स ने कल बोला कि सर इस पे एक वीडियो बना दीजिए, बड़ा कन्फ्यूजन है। तो मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है वो आपको मालूम है कि मैं हर चीज़ को जो है किसी ऐसे चीज़ से जोड़ देता हूँ जिससे आपको जीवन भर याद रहे। तो वित्तीय घाटा देश का है, लेकिन वित्तीय घाटा आपका भी है। तो अगर आप अपने आप को कंट्री समझ लीजिए, और जो आप घर में किसान हैं, नौकर हैं, सरकारी IAS हैं, जो भी हैं, सब पे इक्वली अप्लाई होता है। और अगर आप ऐसे समझेंगे कि आपके घर का बजट क्या है, उसमें वित्तीय घाटा क्यों होता है, तो उसी में जगह जगह जो है आप वित्तीय घाटा देश के जगह पे वित्तीय घाटा RN पांडे का कर दीजिए, BK शुक्ला को कर दीजिए, अपने आप को ले लीजिए। तो वित्तीय घाटा आपके संदर्भ में भी जो है वही देश पे है। तो इस तरीके से जब आप सोचेंगे तो वित्तीय घाटा जो है हौवा लग रहा है, डायनासोर टाइप का जरा ये वो नहीं लगेगा। तो वित्तीय घाटा का क्या मतलब है, आप अपने घर की बात करिए। चलिए बस अपने घर के जगह पे आप देश लिख दीजिएगा, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो वित्तीय घाटा का मतलब क्या है किसी परिवार के लिए या देश के लिए, कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। ये गांव देहात की बातें आपने सुनी होगी, और इसको बैठा लीजिए दिमाग में। वित्तीय घाटा कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा एग्जाम में। तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, मतलब आमदनी 50 पैसे है और खर्चा 1 रुपया है, यही वित्तीय घाटा है। क्यों SP साहब? और बच्चे को जब ऐसे आप बताते हैं तो कहता है ये तो मैं डेली अपने घर पे और अपने कोचिंग में देखता हूँ, पिताजी 10,000 रुपये देते हैं आमदनी, खर्चा ज़्यादा हो गया, वित्तीय घाटा हो गया। तो ये समझ में आ गई वित्तीय घाटा क्या है, कि सरकार के द्वारा प्राप्त राजस्व की तुलना में सरकार द्वारा राजस्व का संग्रहण कम होना। ठीक है। तो GDP क्या है? आमदनी है देश की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो GDP की तुलना में व्यय जो है ज़्यादा हो जाता है। जब देश का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं वित्तीय घाटा। तो वित्तीय घाटा आप समझ गए कि GDP माइनस एक्सपेंडिचर, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज आमदनी, सेम है। आपके घर का भी GDP वैसे ही है जैसे देश का है, उसमें सारे सेक्टर की आमदनी जुड़ी है। खेती करने वाले पिताजी की भी आमदनी जुड़ी है, व्यापार करने वाले की भी जुड़ी है। तो आमदनी की तुलना में खर्च ज़्यादा होना और GDP की तुलना मतलब आमदनी की तुलना। तो अब ये कैसे काम करता है, वित्तीय घाटा होता क्यों है, ये आप जान लीजिए। आपके घर में कैसे घाटा होता है वित्तीय घाटा? तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है वित्तीय घाटा होने का, क्योंकि आपके पास अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है, अनप्लान्ड बिना प्लानिंग का जो खर्चा कर देते हैं आप, पहला रीजन वो है गैर नियोजित व्यय। और गैर नियोजित व्यय क्या है? आपने किसी से कर्जा लिया, उसका ब्याज देना है। तो वो जो ब्याज आप गांव में भी देखते हैं देते हैं लोग, तो सरकार भी ब्याज देती है, लोन लेती है। तो पहला है अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर यानी ब्याज। दूसरा कि पड़ोसी से झगड़ा हो जाए आपका तो केस मुकदमा शुरू हो जाएगा, भाला गणास निकल जाएगा। तो वो हो गया डिफेंस, सरकार का रक्षा मंत्रालय। क्या पता कब किस देश से लड़ाई छिड़ जाए, क्या पता कब आपके पड़ोसी से झगड़ा शुरू हो जाए और मार पिटाई हो जाए।
तो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर में दो चीज़ें हैं जो आपके साथ भी है और देश के साथ भी है, ब्याज और रक्षा। ठीक है, तो मेन रीजन ये है, बाकी रीजन भी है, जैसे निवेश, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न आ नहीं रहा, पैसा लगा दिया कोचिंग में जैसे, तो निवेश आपने कर दिया, आमदनी कुछ हो नहीं रही है, तो ये जो व्यापार घाटा है आपका कहाँ जाएगा? आपके घर पे ही तो जाएगा। दूसरा सेगमेंट आपके लिए कमा के दे रहा है लैंड, रियल एस्टेट, और ये घाटा दे रहा है, तो क्रॉस सब्सिडी, क्रॉस कंपनसेशन होगा। तो निवेश किया तो व्यापार घाटा, इसी की वजह से तो आपकी जो है खर्चा बढ़ गया, कमा के दिया नहीं। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल और गांव देहात की बात से हम बताते हैं जिससे आपको जीवन भर याद रहेगा। दूसरा, जितना आप चाह रहे थे राजस्व का कलेक्शन, वो नहीं हुआ। आप चाह रहे थे कि भाई 100 रुपया कमा लेंगे, 90 रुपया खर्चा करेंगे, 10 रुपया बचेगा, तो खर्चा तो वहीं रह गया 90, और 100 की जगह पे कमाई हुई 80। तो राजस्व कलेक्शन जो है जीडीपी में कम होना, तो ये हो गया फिस्कल डेफिसिट। तो समग्र माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस एक्सपेंडिचर, दैट इज फिजिकल डेफिसिट, सॉरी, हाँ, फिजिकल डेफिसिट। अब ये रीजन हमने बताया, अब जो है इसको ठीक कैसे करेंगे? बहुत मैंने, आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब मानव का उद्विकास हुआ था ना कई हजार साल पहले, तो ये शिक्षा इस टाइप से नहीं थी। वो बार्टर वार्टर सिस्टम था, सेरेमोनियल एक्सचेंज था, पोटलैक था, ये सब पढ़ते रहते हैं एंथ्रोसोशियो में हम लोग। तो व्यवस्था तो वही थी तब भी, थोड़ा सा उसमें मॉडर्नाइजेशन हो गया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था परंपरागत रूप से प्रदत्त विभिन्न तथ्यों पर ही टिकी हुई है, सिर्फ उनका रिफाइनमेंट हुआ है, परिमार्जन हुआ है, कैसे? ये क्वेश्चन बनेगा। अब आप समझ नहीं पाएंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे किसी ने पढ़ाया नहीं है कि भारत की या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था परंपरागत रूप से चली आ रही व्यवस्थाओं पर, आर्थिक व्यवस्थाओं पर ही टिकी हुई है या टिकी हुई थी, सिर्फ इनका रिफाइनमेंट हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, रूपांतरण हुआ है, कैसे? तो अगर ये क्वेश्चन बन गया तो इसका जवाब क्या लिखिएगा? तभी लिख पाएंगे जब आपको पहले की व्यवस्था के बारे में पता हो। उसमें हम बाद में आते हैं, वित्तीय घाटा को पहले पूरा करते हैं। तो इसको वित्तीय घाटा क्या है ये बताया हमने, ठीक है। दूसरा हमने बताया कि वित्तीय घाटा जो है क्या है, और वित्तीय घाटा होता क्यों है, कैसे, क्यों होता है या कैसे होता है। तीसरा, इसको ठीक कैसे करेंगे, वित्तीय घाटा को सुधार करने का क्या उपाय है। सुधार के उपाय क्या है, कैसे सुधरेगा? तो इसका कौन सा इसमें रॉकेट साइंस हम पढ़ा रहे हैं आपको, जो आप खुद नहीं पढ़ सकते? हम सिर्फ तरीका ही तो पढ़ा रहे हैं कि आप 360 डिग्री हमारे साथ कैसे सोचिएगा, सब कुछ तो दिया ही रहता है। तो कोचिंग का ये काम है आपकी सोचने समझने की क्षमता का विकास करना समग्र रूप से 360 डिग्री के रूप में, जिससे आप सवालों को एग्जाम में समझ जाएं। जैसे हमने उदाहरण दे के बताया कि परंपरागत रूप से चली आ रही अर्थव्यवस्था का रिफाइनमेंट, परिमार्जन नई आर्थिक व्यवस्था है। तो सुधार के उपाय क्या है? आपके घर में कैसे सुधार होगा? आमदनी बढ़ा लीजिए, सिंपल बात है कि इसमें रॉकेट साइंस क्या है, आय बढ़ाइए। अब इसके बाद आइएगा तब बताएंगे कि कैसे बढ़ेगा।
दूसरा खर्चा कम कर दीजिए। तीसरा इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, निवेश बढ़ाइए। कैसे बढ़ेगा वो आपको अलग बताएंगे। निवेश बढ़ाइए ताकि इस पे जो पूंजी आप खर्च कर रहे हैं उस पे से रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। अगला, प्राइवेट या गवर्नमेंट लैंडिंग जो होती है, उधार जो होता है, उसको कम से कम लीजिए, नहीं तो ब्याज में बर्बाद हो जाइएगा। प्राइवेट लैंडिंग तो लीजिए ही मत। आप लेना भी है तो सरकारी लैंडिंग लीजिए जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। और दूसरे देशों से, दूसरे पड़ोसी से, दूसरे लोगों से अगर आप व्यापार कर रहे हैं, अपनी गाजर मूली बेच रहे हैं और उनसे कुछ खरीद रहे हैं, तो वो चीज़ें बेचने का जो आपका काम है उसको ज़्यादा करिए। मतलब क्या है, निर्यात ज़्यादा करिए, बेचना है ना निर्यात में, तो निर्यात को बढ़ाइए और आयात को घटाइए। आप अपने संदर्भ में देखिए तो ये है इसका मतलब कि आप अपनी चीज़ें जो बेचना है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचिए, खरीदने वाला जिस पे पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है उसको कम कर दीजिए। तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? रॉकेट साइंस सिर्फ ये है कि आपको पहले समझ में नहीं आता था फिस्कल डेफिसिट क्या है, कैसे होता है, सुधारा कैसे जा सकता, अब आपको खट से समझ में आ गया। और इस पे जो क्वेश्चन बनेगा वो हमने बताया। अब वित्तीय घाटा कम करने के विभिन्न उपायों की समीक्षा कीजिए और उसमें से सबसे उत्कृष्ट या सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 प्राथमिकता के क्रम में उसको हाईलाइट करिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है। तो अब आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी कि कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन जल्दी से जल्दी हो सकता है, खर्च में कमी हो सकता है। आय बढ़ाना आसान काम नहीं है ना? आय बढ़ाना तो बहुत मुश्किल काम है। तनख्वाह 20,000 है, 21,000 कहोगे तो मालिक कह रहे यार अभी तो बढ़ाए थे। खर्चा में कमी आपका पहला प्रायोरिटी है। दूसरा, लैंडिंग, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के लिए कर्ज मत लीजिए बल्कि निवेश करने के लिए कर्ज लीजिए। और वो जहां आप निवेश करेंगे किसी भी परियोजना में, किसी भी काम में, तो वो चीज़ जो है आपको रिटर्न देने लगेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो ये है। और इसमें जो है बाकी जो प्राइवेट लैंडिंग के साथ साथ जो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर है, जो क्या बोलते हैं, ब्याज, आपने लोन लिया उसका ब्याज, और डिफेंस, रक्षा, तो कोशिश करिए कि पड़ोसी से झगड़ा ना हो पाए। न झगड़ा होगा, न कोर्ट केस होगा, न पैसा खर्च होगा। देश के संदर्भ में क्या है, पड़ोसी राष्ट्रों से अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो आपके तमाम डिफेंस के रिसोर्सेज जो है वो खर्च होने लगते हैं और उसकी कोई सीमा नहीं है। तब आप समझ गए कि वित्तीय घाटा क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है और उसको सुधारने का क्या उपाय है। सिंपल भाषा यही लिख के आइएगा, तो इसमें 10 में मिलेगा 8, और नहीं तो किताब जो पढ़े होंगे एक तो समझ में नहीं आएगा और उसमें अगर रट्टा मार के लिखिएगा तो मौलिकता का अभाव। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक पे।